हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर ज्योग्राफी ऑफ आईसीएसई बोर्ड। तो गाइस, हम लोग ने क्या किया है, बहुत सारे चैप्टर्स को क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। आज एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को अभी तक लेंदी लगता होगा। वो है भी लेंदी, बट रियलिटी क्या है, वो एक बोरिंग चैप्टर तो बिल्कुल नहीं है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि आज तक आपको अगर बोरिंग लग भी रहा होगा तो बस इसके बाद, आज के लेक्चर के बाद आप क्या करेंगे, आपको लगेगा नहीं ये चैप्टर इतना बोरिंग है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी, प्लस डबल कॉलम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम लोग ने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर को कोशिश की है कि कैसे 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर दिया जाए, ताकि आपको बोर्ड्स के लिए जब तैयारी करनी पड़े तो आपके पास क्या हो, आपके पास एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक हो कि इसमें क्या करो, आप इसको 2-3 बार रिवाइज करो 1-1.5 घंटे के अंदर 2x या 3x 2x की स्पीड पे, और आप क्या करो, इस चैप्टर को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। ठीक है, ताकि आप प्री बोर्ड अगर आपका जल्दी होने वाला है तो आप क्या करो, आप एकदम तैयार रहो। किसके लिए? 100 मार्क्स के लिए। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी 100 की कर रहे हैं, और 100 के लिए आपको पता है चैप्टर को क्या करना पड़ेगा, एकदम बाय हार्ट डाय हार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस चैप्टर में आपके हर टॉपिक के ऊपर 4-4 पॉइंट्स दिए, आप उन्हीं 4-4 पॉइंट्स को लिख के आइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटीड है। ठीक है, तो अब हम लोग बिना देरी किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर क्या है, अगर हम सिंपल बोले, एग्रीकल्चर खाली चैप्टर नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर लाइफ। समझ रहे हैं? आपके लिए एग्रीकल्चर से खाना आता है, आपके लिए लाइफ तो है ही है। बट आप सोचिए, इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब कि अगर 100 लोग इंडिया में हैं खाली, तो उसमें से 50 से ज्यादा लोग कहां काम कर रहे हैं, खेती पे। तो आप समझ रहे हो कि वो खाली आपके खाने के लिए लाइफ नहीं है, वो किसी के जीने के लिए भी लाइफ है। समझ रहे हो? तो ये चैप्टर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं, कि इसलिए हर कोई फार्मर्स की बात कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये, इन्हीं को तो अन्नदाता बोलते हैं, इन्हीं को भगवान बोलते हैं, भगवान ही बोलिए आप। क्यों? क्योंकि भाई आपको खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये फार्मर्स। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर तो और डाई हार्ड याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाली आपके बोर्ड्स की बात नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ये देश कैसे चल रहा है आगे चल के। आप ही तो फ्यूचर जनरेशन हो हमारी। फ्यूचर जनरेशन को नहीं पता होगा देश कैसे चल रहा है तो कैसे काम चले, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं इस सिलेबस में क्या है। इसमें आप देखोगे इंडियन एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या है। ठीक है, आप एक चीज हमेशा रखिएगा कि भाई बोर्ड्स के लिए आपको एक चीज करनी, क्या, स्टिक टू द सिलेबस। जो सिलेबस है उसी से चिपके रहिए, इससे एक ना ऊपर जाना है, एक ना नीचे जाना है। याद रखिएगा, नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना है, इसमें एकदम स्ट्रिक्ट रहिए। क्या क्या है, जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें, सब्सिस्टेंस होगी, कमर्शियल होगी, इंटेंसिव होगी, एक्सटेंसिव होगी, प्लांटेशन होगी, मिक्स्ड होगी, इस सब के ऊपर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपको बुक खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप हमारे पीडीएफ, अच्छा हाँ, पीडीएफ के साथ क्या करिए, आप पीडीएफ को हमारे आईसीएसई कनेक्ट ऐप से क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप उसका प्रिंट आउट कर लीजिए, या तो आप उसी अपने फोन या टैबलेट में क्या करिए, मल्टीपल बार रिविजन करिए। आपको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर क्या है, एग्रीकल्चर और सीजन की बात करें, एग्रीकल्चर सीजन राबी खरीफ जायद, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, और इन सारी क्रॉप्स की जो प्रॉपर्टीज है, इनमें से जो, भाई देखिए, है तो बहुत सारी क्रॉप्स, आपको ही पता है आप दिन भर में कितनी सारी चीजें खा रहे हो। ठीक है भाई, सब चीज सबको तो थोड़ी ना पढ़ना है। देखो, देख रहे हो ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइस व्हीट पल्स डेली खा रहे हो, उसी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, शुगर केन, शुगर क्योंकि आप डेली यूज कर रहे हो। ठीक है, ऑयल सीड, तेल के बिना आपका कोई काम नहीं होना खाना, राइट? कॉटन, जूट और टी, भाई सुबह ही होती है चाय के साथ, है ना? और कॉटन के आप कपड़े पहनते हो। ठीक है, जूट के आप बैग इस्तेमाल करते हो। तो मतलब आप देख रहे हो ना कि भाई सिलेबस में क्या है, सिलेबस में वो चीजें आपको पढ़ाई जा रही जो आप डेली यूज में करते हो। तो मतलब आपको ये पढ़ाई वेस्ट तो नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि आपको फिर आगे चल के भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता रहेगा कि भाई ये जो चीजें हम यूज कर रहे हैं ये कहां से आ रही हैं, इनका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, आपको सब पता रहेगा। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा था ना कि भाई ये चैप्टर बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हमसे आपसे जुड़ा हुआ है। भाई राइस तो हम रोज खा रहे, रोज हमारी प्लेट में राइस है। आपको पता नहीं होना चाहिए ये राइस आता कहां से है। आपको पता नहीं होना चाहिए कि भाई ये राइस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आप व्हीट खा रहे हो, जो आप गेहूं की रोटी खा रहे हो, वो कहां से आ रहा है गेहूं, राइट? तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत ईजी भी है। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो भाई देखिए, एग्रीकल्चर का मतलब सिंपल ये नहीं होता है कि अब आपको क्या करना है, फार्मिंग करनी है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं।
ठीक है, जैसे कि इसमें आप क्या कर रहे हो, आप एनिमल रियरिंग भी कर रहे हो, ठीक है, प्लांटेशन तो कर रहे हो प्लस एनिमल रियरिंग भी कर रहे हो, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्शन कर रहे हो, दूध निकाल रहे हो, मीट बना रहे हो, तो ये सभी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए, एग्रीकल्चर इज साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक, ठीक है। प्लांट तो आपको पता है, लाइफ स्टॉक मतलब ये जानवर, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज द की डेवलपमेंट द राइज ऑफ सेडेंटरी ह्यूमन सिविलाइजेशन, आपको ही पता है भाई, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो हम लोग आज हैं, वो जो बहुत पहले जो आदि मानव थे हम लोग, ठीक है, जिसको बोलते ना कि हम लोग क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, हंट करने के बाद हमको हंटिंग गैदरर से आज के सेंसिबल सिविलाइज्ड ह्यूमन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले दो तीन चीजों से किया, एक फायर, ठीक, एक व्हील और एक एग्रीकल्चर। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने ने हमको किया कि भाई खाने ने भी हमको क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। फिर हमने वहीं से सीखा कि कैसे डोमेस्टिकेशन करते हैं, कैसे आप फूड सरप्लस, उसके बाद हमारे पास फूड की कमी आई तो फूड सरप्लस हुआ, कैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर को और बढ़ाया, ठीक है। आपको पता है ना, शॉर्ट स्टोरी, 2 सेकंड की स्टोरी, 1947 में जब आजाद हुए तो आपको पता है ना, इंडिया बहुत गरीब देश था, बहुत गरीब था, हमारे पास खाने को क्या था, ग्रेन्स, खाना भी नहीं था, क्या गेहूं चावल ये सब क्या था हमारे देश में, बिल्कुल बहुत कम बचा था, जितनी पॉपुलेशन थी उनके पेट भरने के लिए हमारे पास नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। सोचो 1947 में एकदम गरीब देश, उसके बाद क्या हुआ, हमको क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा, उसके लिए पैसा चाहिए, तो भाई ये पैसा, तो हमने क्या सोचा कि भाई इसका एक ही तरीका है, क्या, आप इंडिया में खुद उगाना शुरू करो, बहुत ही हाई लेवल पे, क्या, ये ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, और उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो 1960s में आया था, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, इंडिया के पास जो ग्रेन्स की कमी थी उसको क्या किया, सरप्लस कर दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, आज अफगानिस्तान जैसे देशों में जब जरूरत पड़ती तो हम ऐसे दे देते, लीजिए एज अ ग्रांट, एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो कैसे हुआ ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, ठीक है। और आपको भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, 100 मार्क्स लाने हैं भाई, 80-70 में तो सब खुश नहीं होंगे ना, हमको खुशी किसमें आती है, फुल 100, राइट। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्लेस, अगर हम बात करें प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इंडियन इकोनॉमी और द फॉलोइंग वेज, मतलब कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की, बहुत ही सिंपल सिंपल है, ठीक है। देखिए, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन आपको पता है 140 करोड़ के आसपास हो गई है, अब भाई 140 करोड़ लोग सुबह शाम पिज्जा बर्गर, अरे वो भी खाओगे तो उसमें भी जो चीजें लग रही हो क्या, फूड ग्रेन है ना। तो फूड ग्रेन क्या करता है, अगर भाई फूड जब बढ़ेंगे तो ये पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उनको केटर करने, उनके लिए बन रहे, ठीक है। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल मतलब कपड़े की दुकान, कपड़े की फैक्ट्रीज, ठीक है, तो उनके लिए क्या चाहिए, कॉटन, कॉटन कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर, सिंपल। फूड प्रोसेसिंग, फूड को प्रोसेस कर देना, प्रोसेस कर देना मतलब कि उसके साथ उसकी वैल्यूज बढ़ा देना, जैसे कि आलू हमारे खेत में हुआ, उसको हमने क्या किया, काटा, तला और उसको आपके लिए अंकल चिप्स बना के दे दिया, आपको चिप्स बना दिया, ठीक है, पोटैटो चिप्स बना दिए, तो क्या है, फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए भी क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो आप, बहुत सिंपल है भाई, लाइन टू लाइन समझो, कुछ दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है एग्रीकल्चर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स सच एज मशीनरी एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ये मार्केट प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो भी मशीन्स बन रही, भाई ट्रैक्टर्स बन रहे हैं, ट्रैक्टर्स में इंजन लग रहे हैं, कहाँ कहाँ भाई जो इंजन लग रहे हैं वो कहाँ यूज होंगे, मशीनों में, मशीन कहाँ यूज होगी, हमारी फील्ड्स में, सिंपल, ठीक है। तो एक तरीके से मार्केट है ये मशीन्स के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है मिलियंस ऑफ पीपल, क्या अभी आपको बताया था ना भाई, 50% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की अभी भी कहाँ काम कर रही है, खेतों में, तो क्या कर रही है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रही है। इट अकाउंट्स फॉर लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, अब देखिए, अभी आपको बताया था 1947 में हमारे हालत कैसे थे, और अब क्या हो गया, इंडिया एक एक्सपोर्टर हो गया है, किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, समझ रहे हो आप, ये है इंपॉर्टेंस इंडिया में, ठीक। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो एक सिंपल तरीका है, क्या, एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, और एक कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। हम तीनों को लाइन वाइज पढ़ते रहेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रिमिटिव, भाई प्रिमिटिव का मतलब आपको पता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है क्या, ओल्ड, ओल्ड, ठीक है, ये ओल्ड टेक्निक है। और सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सब्सिस्टेंस का मतलब सिंपल मतलब समझ लो, पूरा ये जो इतना लिखा हुआ है आप समझ जाओगे क्या। सब्सिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने जीने के लिए कर रहे हैं, उसको सब्सिस्टेंस बोलते हैं। तो ऐसी फार्मिंग जो हम अपने जीने के लिए करें,
ठीक है, मतलब कि वो जो उगेगा वो हम खाएंगे और जी जाएंगे, तो वो हो गई सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सिंपल। बस वही चीज है। ये कौन करता था? ये ओल्ड टेक्निक है। इसमें क्या होता था, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड को क्या करते हैं हम लोग, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को पहले क्लियर करेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, खेती करेंगे, 4-5 सालों तक खेती करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हमको लगेगा इस प्लेस की फर्टिलिटी खत्म हो गई है, तो क्या करेंगे, उस प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। इसका एक नाम झूमिंग भी है, जिसको असम असम में यूज करते हैं, और भी कई सारे यूजेस है, मतलब और भी कई सारे नामों से पूछा बोला जाता है। होता ये वही चीज है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। समझ गए? इसमें क्या होता है, अगर आप पढ़ोगे तो इसमें यही होगा, स्मॉल पैच ऑफ लैंड को क्या करेंगे हम, पहले क्लियर करेंगे, फिर वहां एग्रीकल्चर करेंगे, फिर कुछ साल बाद छोड़ देंगे, फिर कहीं और जाके फॉरेस्ट क्लियर करेंगे। तो यार देखो, ये है तो ओल्ड टेक्निक, बट हम लोग ने पढ़ा था सॉइल इरोजन चैप्टर में कि भाई ये जो टेक्निक है, इससे सॉइल इरोजन वाला प्रॉब्लम हो रहा है, इससे फॉरेस्ट वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज क्या हो गई, ये एक चीज क्या हो गई, ये आप देखो कि क्या कहते हैं कि ये आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गई, जो कि आपके लिए अब क्या है, अब प्रिमिटिव है तो हम लोग यूज कर नहीं रहे होंगे, बट कुछ अभी भी जो ट्राइबल्स लोग हैं इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करें क्या, इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? अब देखिए, दिस काइंड ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये उन एरियाज में की जाएगी जहां पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत ज्यादा लोग रह रहे होंगे, एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जब बहुत ज्यादा लोग रह रहे होंगे, उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी, जहां पे बहुत लोग रह रहे होंगे वो हाई डेंसर, जहां पे कम लोग रह रहे होंगे लेस डेंसर। जैसे इंडिया में सबसे कम डेंसिटी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, एक स्क्वायर किलोमीटर में कुछ 10-12-11 लोग जो भी रह रहे हो। ठीक है, ये 2-3 आई थिंक एग्जैक्ट एड्रेस नहीं, पॉइंट नहीं पता, बट सबसे कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े एरिया में क्या है, सिर्फ एक गांव मिलेगा तुम्हें। 1 किलोमीटर दूर देखोगे जाके तो देखोगे मात्र 10-12 गांव होंगे, इससे ज्यादा घर, गांव भी नहीं घर होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, ये है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग वहां पे होगी जहां पे बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होगी, जैसे शहरों में। ठीक है, इट इज अ लेबर इंटेंसिव ऐसे एग्रीकल्चर होगी जिसमें बहुत ज्यादा लेबर काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनको इतनी बड़ी पॉपुलेशन का क्या करना है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना है। ठीक, तो जब जल्दी जल्दी, अब भाई पॉपुलेशन है, आज कुछ खाएगी, कल कुछ और खाएगी, परसों कुछ और खाएगी, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्शन बहुत बढ़ाओगे, बहुत तेजी से बढ़ाओगे। क्यों? ताकि क्या हो, सबका पेट भर सके। उसके लिए आप क्या करोगे, हैविली बहुत ज्यादा इरिगेशन करोगे, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे, और बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करोगे। मतलब आप उन सीड्स का इस्तेमाल करोगे जो बहुत ज्यादा यील्ड, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी। ऐसे सीड्स का इस्तेमाल करोगे जिनके ऊपर फर्टिलाइजर्स का बहुत यूज करोगे और बहुत इरिगेशन करोगे। मतलब समझ रहे हो? मतलब इंटेंसिव फार्मिंग वो फार्मिंग है जो बहुत ज्यादा लोगों के पेट भरने हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों के पेट भरने, अच्छा ठीक है, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि देखते हैं कि भाई किसी फैमिली में ज्यादा लोग आ गए, तो अगर और सब्जी कम पड़ गई, तो हम लोग क्या करते हैं उस सब्जी में थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर मिला देते, पानी मिला देते कि नहीं। तो ये क्या है, ये क्यों किया जाए, ताकि ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर लिया जाए, है ना। तो ये इसलिए एक तरीके से कहा जा रहा है कि भाई इतनी पॉपुलेशन है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि चीजों को और एड ऑन करना पड़ेगा, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो क्या करना पड़े, चाहे वो आप सीड्स का इस्तेमाल करो। मतलब एक तरीके से ये ज्यादा पॉपुलेशन को केटर करने के लिए ये फार्मिंग तरीका है इंटेंसिव। देख रहे हो, है ना। फिर क्या आता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या है, ये वो प्रैक्टिस है जिसमें बहुत बड़े बड़े साइज ऑफ लैंड होंगे। ठीक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े एरिया को क्या होगा, बहुत कम लोग रह रहे होंगे और बहुत बड़े थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में जगह होगी या हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में जगह होगी, और वहां पे क्या हो रहा होगा, एकदम सेम क्रॉप्स उग रही होंगी या अलग अलग क्रॉप्स उग रही होंगी, मगर वो कई बड़े बड़े साइज ऑफ लैंड पे होंगी। तो क्या होगा, ये एक्सटेंसिव क्रॉपिंग होगी। जैसे ये है, देख रहे हो आप, इतने बड़े एरिया में हो रखा है एक्सटेंसिव क्रॉपिंग। ठीक है, ये आप देखोगे जैसे शुगर केन हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब एक्सटेंसिव। देखोगे जब शुगर केन होता है कहीं पे होता है तो पूरे पूरे एरिया में शुगर केन उगाया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव क्रॉपिंग। ठीक है, ठीक, इसमें क्या होता है, मशीन का इस्तेमाल होगा, लेबर एम्प्लॉयड पर यूनिट एरिया इज वेरी लो। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट उधर पड़ती है इंटेंसिव में। ठीक है, ये हो गया आपके एक्सटेंसिव इंटेंसिव। फिर आता है प्लांटेशन फार्मिंग। हर टॉपिक को देख रहे हैं आप, 2-3 पॉइंट्स है, पर हाँ याद रखिएगा आप, वो जो हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, है ना। और याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा
कि ये और वो दोनों कैसे लिंक हैं और कैसे आपको दोनों एकदम हेल्प करेंगे। वो जो 10 मार्क्स है ना इस चैप्टर से, वो आपके फिर एक मार्क्स भी ऊपर नीचे नहीं होने वाले, समझ रहे हो आप लोग, पूरे 10 के 10 मिलेंगे। और फिर ये 10 हर चैप्टर में ऐड होता रहेगा, तो आपके जो 100 मार्क्स हैं वो आपको ऐसे गिफ्ट में मिल जाएंगे बोर्ड्स की तरफ से। ठीक है, बस आपको क्या करना है, फोकस। राइट, प्लांटेशन फार्मिंग आपको पता है ये क्या होगा, सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफी, शुगर केन, क्या होगा, एक बहुत ही बड़े एरिया में उगाया जाएगा, प्लांटेशन किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, लार्ज लेबर फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांटेशन, बहुत लेबर फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, इसमें डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होगा। भाई अगर आपने असम के जंगलों में, असम के पहाड़ों पे क्या कर दिया, प्लांटेशन कर दी, अब भाई उसको मार्केट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं, तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे आप गए जंगल में, ओ यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, भाई प्लांटेशन करोगे तो प्लांटेशन करने के बाद उसको लेके कैसे जाओगे मार्केट तक, रोड तो होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं, कि भाई रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। ठीक, और फिर इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, वो तो आपको पता ही है, बिना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब कुछ नहीं हो सकता। अब आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, अब मिक्स्ड फार्मिंग इसमें क्या होता है, टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर ऑन अ रोटेशनल बेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनिमल्स को भी क्या करते हैं, एनिमल रियरिंग को भी देखा किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे आपको शीप्स दिखेंगी, यहाँ पे आपको काउस दिखेंगी, और आपको आगे चल के यहाँ पे एग्रीकल्चर भी दिखेगा। मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर फील्ड में आप देख रहे हो कि भाई एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ हिस्से पे आप क्या कर रहे हो, एनिमल रियरिंग कर रहे हो, कुछ हिस्से पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, कुछ हिस्से पे आप क्या कर रहे हो, मान लो फिशिंग कर रहे हो, कुछ हिस्से में आप क्या कर रहे हो, वो आप क्या कहते हैं उसको, अरे चिकन, चिकन मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो, वो जो मीट के लिए आप क्या कर रहे हो, मीट का प्रोडक्शन कर रहे हो। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं डेयरी फार्मिंग हो गया। ठीक है, चिकन एंड मीट हो गया, एग प्रोडक्शन कर रहे हो, तो मतलब मिक्स्ड, नाम से चल रहा मिक्स्ड, ऐसी फार्मिंग जिसमें कई सारी चीजें मिक्स्ड हैं फार्मिंग की। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनिमल रियरिंग हो, शीप का वूल जैसे हम निकाल रहे हो तो वो भी आप इसी में इंक्लूड कर लो, गोट का मीट इस्तेमाल कर रहे हो, चिकन का मीट इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सब क्या कर रहे हो, इस्तेमाल इन द सेंस बिजनेस कर रहे हो, उसका भी बिजनेस कर रहे हो, तो ये क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग है। ठीक है, चलिए कमर्शियल फार्मिंग, नाम से पता चल रहा है और यहां पे दिख रहा है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या है, वो एग्रीकल्चर, वो फार्मिंग जिससे आप क्या कर रहे हो, पैसे की, पैसे सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कि आपको पता है कि इसको बेच के क्या करना है, पैसा कमाना है। फार्मिंग ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पस, दैट इज फॉर सेलिंग इन द लोकल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। मतलब ऐसी फार्मिंग जिसको हम क्या कर रहे हैं, मेन मकसद ही ये है कि हम इसको क्या करेंगे, बेच देंगे। वीट मेज आर द मेन क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। मतलब वीट और मेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया में क्या, ये फार्मिंग कहां पे प्रैक्टिस होती है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों पे क्या होता है, ये फार्मिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस होंगे, वो हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिल जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको देखना पड़ेगा, तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है ड्राई फार्मिंग। भाई नाम से पता चल रहा है, ड्राई फार्मिंग ऐसी फार्मिंग जो कहां कर रहे हो आप, ड्राई एरिया में कर रहे हो। ठीक है, ड्राई एरिया मतलब डिजर्ट एरिया। इट इज अ प्रैक्टिस एरिया वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज आर नॉट रेडिली अवेलेबल। ठीक है, जहां पे क्या है कि आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल नहीं। ठीक है, क्रॉप्स विच कैन स्टैंड ड्राई वेदर सच एज ज्वार, बाजरा, रागी आर मेनली ग्रोन। ये वो क्रॉप्स हैं जो क्या कर रही हैं, जो कम पानी में भी क्या करती हैं, प्रोडक्शन कर देती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी क्रॉप्स, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, रागी हो गया। द फील्ड्स आर रिपीटेडली प्लाउ बिफोर एंड ड्यूरिंग द रेन्स टू प्रिजर्व सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमको पता है भाई इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको बारिश पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। याद करिए, बारिश पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और हमने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा है कहां कहां बारिश होगी, कहां कहां बारिश नहीं होगी। इसीलिए कह रहा था कि लाइन वाइज चैप्टर देखते रहिए, उससे क्या होगा, सारे चैप्टर्स आपके लिंक रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे बारिश हो रही है, कहां पे बारिश नहीं हो रही, अरावलीज की वजह से क्यों डिजर्ट एरिया में बारिश नहीं हो रही, वो भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन वेस्टर्न राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ डेक्कन। क्यों वेस्टर्न राजस्थान और सम पार्ट ऑफ डेक्कन, इस ये पॉइंट आप देखिए, मैं तो समझा दूंगा, बट ये चैप्टर अगर आपने क्लाइमेट पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि क्यों हमने वेस्टर्न राजस्थान और डेक्कन नहीं बोला, क्यों हमने उत्तर प्रदेश नहीं बोला, क्यों हमने मुंबई नहीं बोला, क्यों हमने तमिलनाडु केरला नहीं बोला, हमने क्यों बोला कि भाई सम पार्ट ऑफ डेक्कन और वेस्टर्न राजस्थान। उसका सिंपल रीजन क्या है, आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न घाट्स और अरावलीज, है ना,
ये दोनों रीजन है। वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड पे कौन है? डेक्कन है। और अरावलीज के लीवर्ड साइड पे कौन है? आपके वेस्टर्न राजस्थान। इसलिए बारिश नहीं हो रही। बारिश नहीं हो रही तो वहां पे क्या होगा? ऐसा सूखा पड़ जाएगा। तो समझ रहे हो ना? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि क्या कि आप सारे चैप्टर्स को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ो। लिंक करके पढ़ोगे तो सारे चैप्टर्स ऐसे समझ में आएंगे जैसे लग रहा है ज्योग्राफी ना हो गया, एकदम ऐसे मिनटों का खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ड्राई फार्मिंग, इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है आपको पता है? ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप सीजन के। अब इंडिया में क्या है? वर्ल्ड में भी कई तरीके के, इंडिया में 3 तरीके के। कौन कौन से? खरीफ, राबी एंड जायद। ठीक है, हम क्या करेंगे? बारी बारी से सब पढ़ लेंगे। सबके सीजनल कंडीशंस क्या होती हैं वो पढ़ लेंगे। एग्जाम में यही आना है तो यही आपको लिख के आना है। सिंपल है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं भाई। ज्यादा मेहनत क्या करना आप, क्योंकि आपको पता है खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समय कम है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू 100 मार्क्स, राइट। चलिए, राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, सोन इन विंटर अक्टूबर। ठीक है, कब होगा? विंटर से अक्टूबर में इसको क्या करेंगे? हम सोन करेंगे। और हार्वेस्ट मतलब कि कब इसकी कटाई होगी? अप्रैल टू जून में। अप्रैल टू जून में क्या करेंगे? हम इसकी कटाई कर रहे हैं, मतलब हार्वेस्ट कर देंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, ग्राम। देखो, आप देखते हो कि ठंडियों में अगर आप जाओ तो आप देखोगे गांव में तो क्या होता है, आप देखोगे चारों तरफ 2 क्रॉप सबसे ज्यादा दिखेंगी आपको। कौन कौन सी? वीट, गेहूं, दूसरा आपको मस्टर्ड, सरसों। वो जो येलो येलो फ्लावर्स चारों तरफ होते हैं वो क्या है? वो मस्टर्ड है। तो ये 2 क्रॉप्स कब होती? विंटर्स में होती है। ऐसे नोटिस किया करो, विंटर वेकेशन में नानी के घर जा रहे हैं, दादी के घर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि गांव जा रहे हैं कि भाई पूरे खेत के ऊपर पीला पीला लहरा रहा है पेड़। ठीक है, कौन सा पीला? वो पीला पेड़ कौन सा है? मस्टर्ड का है, सरसों का है। ठीक है, यानी वो विंटर क्रॉप है क्योंकि हमने उसको विंटर में लगाया है। समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है। वही मैं कह रहा था ना, ज्योग्राफी को आप, इस चैप्टर को आप क्या करो, एकदम रियलिटी में अपने आप को लेके बैठो कि भाई हम ये खा रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? ये जो हमने देखा है ये कहां देखा था? अब जैसे आप जाते हो, मैंने बताया ना, आप जा रहे हो विंटर्स में, किसी भी खेत के किनारे देखोगे, खेत में जो पेड़ आपको 2 पेड़ सबसे ज्यादा कॉमन मिलेंगे, एक है वीट और एक है मस्टर्ड। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर सीजनल कंडीशन क्या है? आपको रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर चाहिए होगी। याद रखिएगा, विंटर्स में अभी रेनफॉल हुई है नॉर्थन इंडिया में। और क्लाइमेट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था विंटर्स में बारिश कौन करवाता है नॉर्थन इंडिया में? कौन करवाता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करवाता है कि नहीं? याद है कि नहीं? रिवाइज कर रहे हो कि नहीं आप लोग? है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करा रहा था। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश की वजह से क्या होता है? ये क्रॉप में एकदम जान आ जाती है भाई, बारिश हो गई, मानसून आ गया हमारे लिए, राइट। फिर क्या होता है? अब इसी को तो बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। यही वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन क्या है? इसी को तो हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना। इसी को तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स का राबी। फिर आता है खरीफ। खरीफ क्या है? इसको बोलते हैं क्रॉप्स ऑफ रेनी सीजन। ऐसी क्रॉप जो रेनी सीजन के टाइम पे उगाई जाएगी। अब रेनी सीजन में वही क्रॉप उगाई जाएगी जो क्या हो भाई, सिंपल लॉजिक लगाओ, रेनी सीजन मतलब बारिश हो रही, तो वो क्रॉप लगाई जाएगी जिसको बहुत पानी चाहिए होगा। कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा पानी लेती है? भाई आपकी राइस, आपकी शुगर केन, ये सब क्या है? ये सब बहुत पानी लेती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या नाम आ गया? राइस। राइस याद रखिए बस, राइस क्या है? राइस होगी बारिश में, और गर्मी ठंडी में कौन होगा? व्हीट, मतलब आपका गेहूं। ठीक है, सोन मंथ क्या होगा? जून जुलाई, जब बारिश हो रही होती है। हार्वेस्ट कब होगा? सितंबर टू अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है? मेज, ज्वार, बाजरा। ठीक है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट। ठीक है, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ये सब क्या है? ये सब आपकी कौन सी क्रॉप्स हैं? खरीफ क्रॉप्स है। इसका सीजनल कंडीशन क्या है? मच नीडेड मॉइस्चर इज प्रोवाइडेड बाय मानसून रेन। जो भी पानी की जरूरत पड़ेगी कौन लाके देगा? इंडियन मानसून। याद रखिए, इंडियन मानसून हम लोग ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा है। क्लाइमेट चैप्टर में 2 टाइप्स की इंडियन मानसून होती हैं, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक अरेबियन सी ब्रांच। दोनों बारिश करवा रही हैं, तो उससे क्या होगा? आपका खरीफ क्रॉप सीजन बढ़िया से हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट और है वो चैप्टर मानसून। क्यों? अगर मानसून नहीं होगा तो हमारी खरीफ क्रॉप खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं हमारे भाई साहब जैद। जैद क्रॉप के, इट इज शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ बिटवीन द मार्च अप्रैल एंड जून जुलाई। मतलब ये कब हो रहा है? ये क्रॉपिंग सीजन राबी और खारिफ के बीच का जो क्रॉपिंग सीजन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जैद क्रॉप। ठीक है, जैद क्रॉप में अक्सर वो पेड़ लगाए जाएंगे या वो प्लांट्स लगाए जाएंगे जो
वाटरी होंगे या फ्लैशी टाइप के होंगे, जिनमें वाटर बहुत कंटेंट होगा, जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, और सब्जियों को भी उगाया जाएगा कब? जायद सीजन में। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक तरीके से क्या है, जायद सीजन बीज का सीजन है किसके? राबी और खरीफ के। और इसमें क्या होगा, इसमें भाई साहब वो प्लांट्स लगाए जाएंगे, वो क्रॉपिंग होगी जिसको बहुत पानी, जिसमें बहुत, जब जिसको खाओ तो उसको पानी मिल जाएगा। जैसे कुकुम्बर, आप खीरा खाते हो, खीरे में क्या होगा? पानी मिल जाए। वाटरमेलन आप खाते हो, खरबूजा जिसको मस्क मेलन बोलते हो, वो खाओगे आपको पानी मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि वाटरी वाले जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको जायद क्रॉप के मिल जाएंगे। समझ गए? चल, तो अब हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोग ने टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी कर ली, हम लोग ने क्रॉपिंग सीजन भी कर लिए। आप समझ रहे हो, आप बुक खोल रहे होते तो आपको बहुत टाइम जा रहा होगा, बट हमने क्या किया, हर टॉपिक के ऊपर चार चार पॉइंट बना दिए, आपके लिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा तैयार। क्वेश्चन आंसर सीरीज जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में क्या किया, खारिफ, जायद और राबी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी हम लोग ने बताया है। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग ने वो पढ़ा दिया आपको। तो आप लोगों को कोई मतलब आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए। अब जैसे यही है ना, मतलब कि देखिए ये आपका हो गया खारिफ, ये राबी। ठीक है, राबी में आप देख रहे हो वीट लगता है, ये येलो कलर का सरसों लगता है, और ये कुकुम्बर हो गया, ये जायद में आपका वाटरमेलन हो गया। तो ये सब चीजें हैं क्या, ये सब आपके राबी खारिफ हो गए। अब आता है प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। भाई इंडियन एग्रीकल्चर को कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती होंगी, राइट? हम लोग ने क्या किया है, आपके लिए चार प्रॉब्लम्स हैं, चारों प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए कैसे, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? पहली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, अनरिलायबल रेनफॉल। ये तो भाई चैप्टर मॉनसून में भी पढ़ा है कि इंडिया का मॉनसून क्या है, एकदम मस्त मौला आदमी है, जब मन करेगा आएगा, जब मन करेगा बारिश करेगा, जब मन करेगा नहीं करेगा। जब आएगा तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई एडवेंट ऑफ मॉनसून, जब उसका मन होता है, जब बारिश हो रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है फिर, क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं उसको, या फिर मानसून बर्स्ट बोलते हैं। फिर जब वो नहीं आता है तो क्या बोलते हैं कि भाई अब उसके बाद क्या होगा, फिर जब बारिश नहीं होगी तो उसको ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, अनरिलायबल इन रेनफॉल। ये एक प्रॉब्लम है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, हमको पता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई साउथ इंडिया में क्या है, साउथ इंडिया के पार्ट में टैंक इरिगेशन होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू पूरा प्लेट्यू है, हार्ड रॉक है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। वहां पे कैनाल बनाना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वहां क्या होता है, टैंक इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं अच्छी। फिर सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन सॉइल चैप्टर में पढ़ा है, सॉइल इरोजन बहुत हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन एक रीजन है उसका। फिर रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया जो हो रहा है, वो जिसमें पूरा उगाया जाता है, वो एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब एरियाज क्या हो रहा है, एक तो फर्टिलिटी कम हो रही है, प्लस क्या हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से दूसरे और एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, हाईवेज चले जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, नेट सोन एरिया भी हम लोग का धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या क्या है? पहली बात तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, पहले लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, बट अब क्या हो गया, लोगों ने बांट बांट के अपनी अपने बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, अब एक टाइम आ गया है कि सबके पास जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी छोटी बची है, थोड़ा थोड़ा एरिया बचा है जमीन का, और वो भी बहुत ही फ्रेगमेंटेड है। मतलब थोड़ा यहाँ पे होगा, थोड़ा कुछ दूरों पे होगा, कुछ दूर पे होगा, तो उससे क्या होगा, एक अच्छी क्रॉपिंग नहीं हो पाती। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक ही जगह पे मान लो एक आपके पास बड़ा एरिया हो, और एक एरिया ऐसा हो, एक एरिया ऐसा हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जो जो 200-200 मीटर दूर पे हो। यहाँ पे जो क्रॉप लगाओगे, आपको पता है कि भाई पूरा बढ़िया एक साथ क्रॉप होगा, अच्छा होगा। अब यहाँ पे जो क्रॉप लगाओगे तो हो सकता है कि आपकी क्या हो, क्रॉपिंग अच्छी ना हो। क्यों? क्योंकि वो पूरा एरिया क्या होगा, आपका बटा हुआ है। आप सारा मेहनत क्या होगा, आपका मेहनत भी बटी हुई रहेगी, यहाँ पे एक साथ आप मेहनत कर लोगे। तो ये होता है क्या, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, इंडिया में फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज्यादा होने लगा है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स होता है। ठीक है, फिर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? पहली चीज क्या है, इंडिया में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब क्या है, आपको ही पता है, हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था सब्सिस्टेंस का मतलब कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, किसी के पास ज्यादा काम है नहीं, तो जो छोटी सी जमीन है उसमें क्या होता है, उसी से गुजारा बसर होता है कि भाई जो उग गया इसी से हम खाएंगे पिएंगे, और इसके अलावा तो हमारे पास कुछ काम बचा नहीं। तो इकोनॉमिक फैक्टर ये हो गया कि भाई पैसे की कमी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के ऊपर जा रहे हैं।
चैलेंजेस पोस्ट बाय ग्लोबलाइजेशन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने देश को ग्लोबल वर्ल्ड बना रहे हो, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हो एक तरीके से। मतलब आप समझो, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो कि भाई ग्लोबल वर्ल्ड से ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। आपने क्या किया, आप जैसे मैं इंडिया में रह के राइस उगा रहा हूं, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लो 10 रुपीज पर केजी, मान लो। बट इसी तरीके से अमेरिका भी राइस उगा रहा है, ठीक है, बट क्यों, क्या है कि वो भाई उसके पास मास प्रोडक्शन है, एक्सटेंसिव फार्मिंग है, उसके राइस की प्राइस क्या है, 3 रुपीज के जी या 5 रुपीज के जी। वो इंडिया के बेचेगा, बहुत ज्यादा बेचेगा तो वो 8 रुपीज पर केजी बेचेगा। तो क्या होगा, हमारा जो 10 रुपीज पर केजी वाला चावल है, वो 8 रुपीज पर केजी वाले चावल के सामने थोड़ा इंफीरियर हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, पहले वो सस्ता है वो खरीदेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये चैलेंजेस हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि बाहर का जो सामान है वो सस्ता इंडिया में आता है। देखो चाइनीज प्रोडक्ट जब आते हैं तो क्या होता है, यही तो होता है भाई, चाइनीज लाइट्स आती हैं, वो आपको क्या मिलेंगी, बहुत सस्ते सस्ते मिल जाती हैं। जो इंडियन लाइट्स हैं वो आप क्या खरीदते नहीं हो, उसका रीजन क्या है, ये है चैलेंजेस बाय ग्लोबलाइजेशन। आपने भाई ग्लोबलाइजेशन तो कर दिया, आपको हमको पता है कि हमारे पास कई सारे क्या हो गए, एक तरीके से क्या हो गया, हमारे पास चूजिंग पावर बढ़ गई कि हम ये लेंगे कि ये लेंगे कि ये लेंगे। बट एक और प्रॉब्लम क्या हो गई, हमने इंडियंस को इसमें नाकार कर दिया। इसमें क्या कर दिया, इंडियंस को कहा कि आपका नहीं लेंगे, जो सस्ता है वो ले लेंगे। सस्ता क्या होगा, वो होगा जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा, वो ऑब्वियसली सस्ता हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। फिर क्या है, टेक्नोलॉजिकल। अब हम अभी भी क्या कर रहे हैं, कई अभी देखिए, जो बड़े बड़े सिटीज हैं वहां पे देखोगे, उसके आसपास के विलेजेस होंगे, वहां पे बढ़िया आपको मशीनरी दिखेगी। बट जो सिटीज से बहुत दूर है गांव, वहां पे देखोगे एग्रीकल्चर अभी भी ओल्ड टेक्निक से ही हो रही। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये 4 फैक्टर्स थे जो कि आपकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसमें, इंडियन एग्रीकल्चर में। ये आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये चारों का एक्सप्लेन करके आ जाओगे ना, 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स में 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, फुल मिलेंगे ऐसे। ये लीजिए भाई, ठीक है, ऐसे दिया जाएगा नंबर। भाई आप तो लग रहा है पूरी तैयारी 100 करके आए हो, तो आपको ये मार्क्स मिलने ही मिलने है ना। चलिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, मतलब इंडिया में रिफॉर्म्स, बदलाव क्या क्या लाए गए हैं जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर अब क्या हो रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है। समझ रहे हो, तो इंडिया का एग्रीकल्चर अच्छा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कुछ रिफॉर्म्स हुए, जैसे कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स टू मेक देम इकोनॉमिकली वायबल। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अरे कलेक्टिवाइजेशन की जगह आप लिख दो कलेक्टिंग, लिख दो भाई, ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्टिंग एंड कंसोलिडेशन, मैंने लोगों से कलेक्ट किया फिर कंसोलिडेट कर दिया, एक सॉलिड पार्ट बना दिया। उससे क्या हुआ, जैसे मेरे पास थोड़ी जमीन यहाँ पे है, थोड़ी जमीन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, थोड़ी जमीन 5 किलोमीटर दूर है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सारी जमीन को जोड़ा और कहा कि आपकी टोटल जमीन हो रही ये पर्टिकुलर इतना एरिया, आपको एक एरिया में इतनी बराबर की जमीन दे दिया। मतलब आप समझो, एक डायग्राम के तरीके से समझो कि भाई देखो, मेरी एक जमीन थोड़ी दूर पे है, उससे 10 किलोमीटर दूर एक थोड़ी जमीन है और थोड़ी 20 किलोमीटर दूर जमीन है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन तीनों, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई ये तीनों की वैल्यू 1 1 है, हम आपको 3 वाली वैल्यू, 3 वैल्यू की एक जमीन आपको दे देते हैं, ये जमीन आप छोड़ दो। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया कि मेरी जमीन जो बटी हुई थी वो सॉलिड फॉर्म में एक जगह हमको मिल गई। समझ रहे हो, ये होता है कंसोलिडेशन। ये बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है जो कि किस समय शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे शुरू हुआ था, राइट, जब इंडिया आजाद हुआ था तो उसी समय ये हुआ था, जमींदारी खत्म कर दी गई थी और कंसोलिडेशन शुरू हो गया था। ये इससे क्या हो गया, इससे हम लोगों को एक पर्टिकुलर जमीन मिल गई जो कि ज्यादा एरिया की होती थी। ज्यादा एरिया मतलब इन द सेंस आपको कई जगहों पे ना जाके एक ही जगह सारी जमीन मिल जाएगी। समझ गए, ये होता है कंसोलिडेशन। चलिए, समझ गए होंगे ना। चलिए, अब आता है द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है, अभी मैंने बताया, उसने क्या किया, इंडिया को एकदम से बदल दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, इंडिया जिसके पास खाने के दाने नहीं थे, उसको मांगना पड़ रहा था, इंपोर्ट करना पड़ रहा था, इंपोर्ट भी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा था, वहां से इंडिया आज एक्सपोर्टर बन गया है। तो किसकी बदौलत, ग्रीन रेवोल्यूशन की बदौलत। याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया है, इंडिया को एक फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस कंट्री बना दिया। समझ लो, इतना आ गया। उसी तरीके से इंडिया को किसने बदल दिया, व्हाइट रेवोल्यूशन ने बदल दिया। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन ने व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। मतलब कैसे मिल्क हमारे देश में बहुत कम होता था और कैसे उसको ऐसे प्रोसेस किया गया, ऐसा यूज किया गया, उस रेवोल्यूशन का लाया गया मिल्क सेक्टर में, कि मिल्क में आज इंडिया क्या है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ठीक है, वो अलग बात है, कंज्यूमर भी बहुत बड़ा है और अभी भी हमको क्या है, पूरी पॉपुलेशन को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दूध नहीं मिल पाता है।
अभी भी हमारे पास बहुत कमी है दूध की, बट पहले के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया, कई लाखों लीटर रोज का रोज मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये हो गया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन। कोऑपरेशन विद फार्मर्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये एक हो गया, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हो गई। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, एक जमींदार के पास बहुत बड़ी एरिया होती थी, उससे जमीन ले ली गई और गरीबों में बांट दी गई। ये भी हुआ कब, 1947 में, आजादी के बाद। ठीक है, फिर क्या हो गया, एक और तरीका है क्या, क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि मान लो आपकी फील्ड के ऊपर क्रॉप लगी हुई है और मान लो कैलामिटी आ जाती, बाढ़ आ जाती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस क्या करेगा, उस क्रॉप का जो हर्जाना होगा, जो कंपनसेशन होगा, वो बैंक देगा। ये है क्रॉप इंश्योरेंस, सिंपल। ठीक है, तो क्रॉप इंश्योरेंस आ गया। फिर किसान क्रेडिट कार्ड एक सिस्टम है, इसमें क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, नाम जो चल रहा है किसान का क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है, किसान क्या करता है, उसकी जरूरत होगी तो वहां से वो पैसे निकाल के अपना काम कर लेगा, और उसके बाद जब उसका यूज हो गया, उसके पास पैसा है, वो वापस से बैंक में जमा कर देगा। तो ये हो गया किसान क्रेडिट कार्ड, समझ गए, ये किसानों के लिए होता है। ठीक है, फिर आता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मान लो खेती करते हुए आपको किसी एक्सीडेंट की वजह से आपको मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। मान लो आप जैसे खेती में हल चला रहे हो और ट्रैक्टर के नीचे आ गए, ना हो कभी भी, बट मान लो अगर आ जाते हो तो क्या हो सकता है, आपका हाथ चला जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए, तो उसका भी क्या होता है, इंश्योरेंस होता है और आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, आराम से काम करिएगा। ठीक है, चलिए, फिर क्या आता है, स्पेशल वेदर बुलेटिन। अब देखिए क्या होता है, किसानों के लिए वेदर बुलेटिन आता है कि मान लो हो सकता है कि आज किसान गेहूं काट रहा है और वेदर बुलेटिन में बता दिया कि भाई बारिश आने वाली, तो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि जल्दी काटे और जितना भी कटाई की उसको पानी से बचाने की कोशिश करे। तो वेदर बुलेटिन बहुत जरूरी है। ठीक है, और प्लस एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी शुरू हो जाते हैं, रेडियो टीवी पे बहुत सारे हुए। इससे क्या हो गया, इससे किसानों को पता चल गया कि भाई कि ये चीजें इस्तेमाल करनी है, ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, समझ गए। फिर आता है अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम किया किसने, गवर्नमेंट ने। इसमें अभी से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, इसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो प्राइस होता है, साफ साफ नाम से पता चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये फार्मर्स के लिए होता है। फार्मर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, फार्मर्स को बताया जाता है कि भाई अगर आप वीट उगा रहे हो तो आपको मिनिमम ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, जब आप इसको बेचने जाओगे। मान लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 1000, मान लो 1000 पर क्विंटल, मतलब 100 kg का होगा, तो यानी कि सरकार ने बोला कि भाई एमएसपी इसका 1000 रुपीज पर क्विंटल होगा। तो जब मैं एज अ फार्मर जाऊंगा इसको बेचने अपने वीट को, तो मैं कहूंगा कि भाई 1000 से नीचे तो मैं बेचूंगा ही, आपको 1000 के ऊपर बेचना तो बेचो। एमएसपी का मतलब ये है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एक ये मिनिमम प्राइस है जिसको सरकार ने तय किया, गवर्नमेंट तय करती है कि इससे नीचे आप नहीं बेचोगे, इससे ऊपर ही बेचना। ठीक है, ये हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया, ये सारे रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, और आप इनमें से 3-4 पॉइंट्स याद कर लो, बस ऐसे लिख के आ जाना। ठीक है, चलिए, अब आ गया आपके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन लाए इंडिया में 1960s के टाइम पे। ठीक है, वर्गीस कुरियन का नाम सुना है ना, एम एस स्वामीनाथन का नाम सुना आप लोगों ने। एम एस स्वामीनाथन किस लिए फेमस है, एम एस स्वामीनाथन का नाम फेमस है इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए। वर्गीस कुरियन का नाम फेमस है इंडिया में मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन लाने के लिए। ठीक है, अभी हम फिलहाल ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनी फोल्ड इंक्रीज इन द फार्म प्रोडक्शन इन इंडिया। इसमें क्या हुआ, इंडिया का जो प्रोडक्शन है बहुत तेजी से बढ़ गया, भयंकर तरीके से, इतना तेजी से बढ़ा कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। पहले क्या होता था कि भाई यार इस साल देश में थोड़ा कम अनाज हुआ क्योंकि मानसून खराब है, याद है मानसून क्लाइमेट, इस बार लग रहा है कि भाई कम प्रोडक्शन होगा। अब क्या हो गया, इतना प्रोडक्शन हो गया कि कोई और बोलता भाई इस बार है नहीं, तो इंडिया क्या करता है, अरे ले जाओ हमसे ले जाओ भाई, क्या बहुत हमारे पास बहुत वीट पड़ा हुआ है, बहुत राइस पड़ा हुआ है, ले जाओ। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ, एम एस स्वामीनाथन की वजह से हुआ। ठीक है, तो सर्च करिए एम एस स्वामीनाथन के बारे में। ठीक है, ये सब फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इट्स मेन फीचर्स क्या है, इट्स मेन फीचर लार्ज स्केल कैपिटल। पहली बात क्या है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा आपका, इसीलिए याद रखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ उन किसानों को हुआ जिनके पास पैसा था। ठीक है, नहीं तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सबको मिल रहा होता तो आज कोई किसान गरीब ही ना होता। बट जो किसान देखोगे आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के साइड में होंगे, उनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा था हमेशा से। ठीक है, तो इसलिए उनके पास क्या था, उन्होंने कैपिटल बहुत लगाया, उन्होंने वो सीड्स खरीदे जो महंगे थे उनको खरीदा, उसमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, मशीनरी चाहिए थी वो खरीदी, फर्टिलाइजर चाहिए थे वो खरीद लिए। भाई उनके पास पैसा था, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उनके पास बहुत पैसा आ गया।
ठीक है, तो ये है। ठीक है, फिर यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिसको हम HYV सीड्स भी बोलते हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करोगे इसमें। ठीक है भाई, आपको फर्टिलाइजर डालने ही पड़ेंगे। आप देखो क्या बोलते हो कि किसी चीज को अगर आपका उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलाना ही पड़ेगा, तभी उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो आप बोलते हो ना कि जैसे पढ़ रहे तो मम्मी आके कहती है लीजिए लो और दूध पी लो, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का प्रोडक्शन और बढ़ेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर में क्या होता है, आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल देते हो, उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज है। यूज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी मेथड, इसमें क्या होगा, आप मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे, थ्रेशर लाओगे, क्योंकि भाई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, और आप थ्रेशर व्रेशर से काम नीचे बात नहीं चलेगा, अब हल से काम नहीं चलेगा, ट्रैक्टर से काम चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये डिफरेंस है कि पहले हल अब ट्रैक्टर। ट्रैक्टर भी आप क्या, हैवी ट्रैक्टर, अब वो छोटे वाले ट्रैक्टर नहीं जिसमें ऐसे चार होके आप हल वो प्लविंग करते थे, अब ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो बहुत ही डीप कर रहा हो, क्या करता हो, प्लविंग कर रहा हो। क्यों, हमको प्रोडक्शन एकदम बेस्ट चाहिए। वो किसकी वजह से होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स की वजह से होगा। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, ओविंग टू लार्ज प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज इंडिया। ठीक है, देख रहे हो, इसने पूरे इंडिया को बदल दिया। आज जो इंडिया देख रहे हो वो पहले के इंडिया में बहुत अंतर है, और उसका एक रीजन ये भी है ग्रीन रेवोल्यूशन। उसने क्या किया, इंडिया को सब्सिस्टेंस फार्मिंग से बदल के कमर्शियल और मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग में बदल दिया। अब हम खाली अपने पेट के लिए फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, अब मार्केट का पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, हमको एकदम से बदल दिया है। तो हमारे पास इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया है कि अब हम कह रहे हैं कि आइए, हमने इंडिया को खोल दिया है, मार्केट ओपन है, जिसको बिजनेस करना करो आके, हम आपको बेचेंगे आके। समझ रहे हो, ये क्यों हुआ है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, पहला ये पॉइंट। क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, कॉमन सेंस है भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट खाली एग्रीकल्चर में नहीं बढ़ेगी, हर जगह पे बढ़ेगी। देखो कैसे, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मान लीजिए जैसे वीट है आपका, वीट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वीट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, आपका आटा बनाने में होता है, वीट बिस्किट्स बनाने में होता है। तो जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन फैक्ट्रीज का भी काम बढ़ेगा, तो इन फैक्ट्रीज का काम बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज को क्या चाहिए, वर्कर्स, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जब ये बिस्किट्स बनाएंगे तो अब इनको बेचने के लिए भी क्या चाहिए, कोई ना कोई लोग चाहिए, तो वो भी मार्केटिंग बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। तो आप समझ रहे हो कि एग्रीकल्चर के बढ़ने से सब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जहां एग्रीकल्चर डाउन हुआ सब डाउन होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर टोमेटो की खेती खराब हो गई तो आपको किसान टोमेटो केचप कैसे मिलेगा, समझ रहे हो, है कि नहीं, या कोई भी टोमेटो केचप कैसे मिलेगा, कॉमन सेंस है भाई, एग्रीकल्चर से लिंक है ना। ये हो गया, इट इज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, हाउएवर द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज क्रिटिसाइज्ड एनवायरमेंटल। अब भाई कॉमन सेंस है, अगर आप कोई चीज अच्छा कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको कुछ ना कुछ कमियां ढूंढनी पड़ेंगी। तो कमियां हैं, रियलिटी में कमियां हैं। कमियां क्या है कि भाई एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि भाई आपने जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया उससे हमारी लैंड खराब हो गई। अब देखो, इसी का हम लोग ने क्या किया, नया जुगाड़ निकाल लिया। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, है ना, धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ऑर्गेनिक मैन्योर में आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, मतलब कि ये इसको बोलते हैं ना हेल्दी क्रिटिसिज्म, मतलब आप बुराई करो मगर किस लिए, ताकि आप आगे बढ़ो। जैसे हम बोल दें नहीं पढ़ रहे फेल हो जाओगे, तो ये मैं आपको नीचे नहीं कर रहा हूं, ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये हेल्दी क्रिटिसिज्म है, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन है, आपको नहीं मैं तो पास होकर दिखाऊंगा, मैं तो 100 की तैयारी कर रहा हूं, 100 ला के दिखाऊंगा। समझ रहे हो, ये हो गया। फिर आता है अब मेजर फूड राइस। अब देखिए मेजर फूड में देखा जाए तो कुछ 3-4 हैं जो हम लोगों ने शुरुआत में सिलेबस में देख ही लिया था, राइस व्हीट और एक दो चैप्टर वो क्रॉप्स और हैं, वो पढ़ना है बस, चैप्टर खत्म। मतलब समझ रहे हो कि पूरा चैप्टर हम एकदम ऐसे फिनिश करने वाले हैं। चलिए, राइस, राइस आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है, जो साउथ इंडिया नॉर्थ कहाँ खाया जाता है भाई, सब खाते हैं, मगर स्टेपल फूड मतलब क्या है, डेली यूज जो हो रहा हो, मतलब कि जो कॉमन फूड है हमारी प्लेट में रोज खाया जा रहा हो। ठीक, वेस्ट बंगाल इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, राइस का। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, आपको पता है ये ट्रॉपिकल क्रॉप है और ये खरीफ क्रॉप है। याद रखिए खरीफ क्रॉप कैसी होती है, जिसको पानी चाहिए होगा। पानी कहां से मिलेगा, मानसून से, इरिगेशन से। अब इसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, 22 से 32 डिग्री सेल्सियस में, हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ही ह्यूमिड टेम्परेचर हो। क्यों, जितना पानी मिलेगा उतना अच्छा है। और रिक्वायर्ड सेमी एक्वेटिक कंडीशन, सेमी एक्वेटिक मतलब आप समझो ये पूरे खेत देखोगे, आपको देखोगे पानी से भरा है लबालब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेमी एक्वेटिक कंडीशन, एकदम पानी भर दो। वेस्ट बंगाल में तो देखोगे आप, उसी पानी में आप देखोगे उन्होंने फिशिंग भी शुरू कर दी। क्यों, इतना पानी भरा ही रहता है, क्यों, इसका मल्टीपल यूज करो, फिश डाल दो, फिश प्रोडक्शन भी हो रहा है। और फिश क्या करेंगी, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे, मतलब कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होंगे उनको भी खा जाएंगी,
तो वो एक तरीके से वो नेचुरल क्या हो रहा है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हो रहा है, इंसेक्ट्स खा जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं, ये हो गया। अब सॉइल टाइप कैसी होनी चाहिए, डीप क्ले एंड लोमी सॉइल होनी चाहिए। आपको होता है क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, सॉइल पढ़ा था, क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी होती है पानी को थोड़ा रिटेन करेगी, तो ये सॉइल क्या करेगी, थोड़ा पानी को अपने साथ रखेगी, तो इरिगेशन हुआ तो पानी थोड़ा अपने साथ रखेगी रहेगी, ये नहीं सारा का सारा नीचे चला जाएगा, तो आपको मल्टीपल टाइम इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, वो तो इसमें पड़ती ही है, बट ये क्या करता है, पानी को थोड़ी देर अपने साथ रखा रहता है, नीचे नहीं जाने देता है। समझ गए, चले। अब हम लोगों ने पढ़ा है अपलैंड राइस और लोलैंड राइस। अपलैंड राइस नाम से चल रहा है वो राइस जो हाइट पे उगाया जाएगा, लोलैंड राइस वो होगा जो प्लेन में उगाया जाएगा। अपलैंड राइस साफ साफ पता चल रहा है ये भाई अब खाली पहाड़ पे लगा रहे हो, कि इतना प्रोडक्शन तो नहीं कर पाएगा कि आप मार्केट के लिए कर पाओ, तो हमेशा याद रखना ये क्या होगा, अपने लोकल कंजम्पशन के लिए होता है। और लोलैंड राइस में क्या होता है, ये भाई और रीजन्स में उगाने के लिए, बेचने के लिए किया जाता है। सिंपल है, ये दोनों का अलग अलग सीजन है, ठीक है। आप देख लो, वो हाइट पे होगा, ये लो लाइंग रीजन पे, प्लेन में होगा, नाम से पता चल रहा है। दोनों का डिफरेंस है, आप आराम से कर दोगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट है आपके लिए यहाँ पे, कि एक इसका कहाँ पे हो रहा है, फिर कहाँ के इसका वो सोइंग रीजन, हार्वेस्टेड सीजन, और किसके लिए हो रहा है, मतलब 3 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए आपको। और अगर आप सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन को भी अलग अलग कर दोगे तो 4 पॉइंट्स आ गए आपके लिए। समझ रहे हो, यहीं से 4 पॉइंट इसमें, 4 पॉइंट इसमें, आप तैयार कर लो, ठीक है। चलिए, अब आता है मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होती होगी, बट आज के बाद नहीं होगी, ऐसा समझना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, भाई राइस को आप कैसे देख, आप लोग मूवीज में भी देखा होगा, राइस को कल्टीवेट कैसे करते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे करके एक एक करके पॉइंट लगाते हैं, वो भी एक टेक्निक है, भी आएगा आगे। राइस क्या है, राइस इज कल्टिवेटेड बाय 2 मेथड, एक ड्राई मेथड एंड है पडल मेथड। ड्राई मेथड इज मेनली कन्फाइंड टू रीजन विच डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, मतलब कॉमन सेंस है कि ड्राई मेथड है ये वहीं पे होगा जहां पे इसको रेनफॉल पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, और जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। पडल मेथड, इसको वेट मेथड भी बोलते हैं, ये वहां पे होगा जहां पे वाटर सप्लाई एकदम चकाचक बढ़िया है, जहां पे वाटर सप्लाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, वहां पे कौन सा मेथड होगा, पडल या वेट इरिगेशन, ठीक है, वेट मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लैंड फिल कर दी जाती है 3 से 5 सेंटीमीटर पानी तक, मतलब कि जमीन से 3 से 5 सेंटीमीटर बारिश क्या होगी, ऊपर पानी भरा रहेगा, हमेशा पानी भरा रहेगा आपके फील्ड में, ठीक है। चलिए, अब आता है ये कल्टीवेशन ऑफ राइस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एक होता है सोइंग ऑफ सीड्स, फिर ट्रांसप्लांटिंग, फिर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग तो आपको पता ही है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड्स आपको समझना हो तो सोइंग कितने मेथड से होते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, अब आप यहां से समझ लोगे सारे, तीनों मेथड है, तीनों मेथड समझ लो। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ये हाथ में लिया और ऐसे फेंकना शुरू कर दिया आपने क्या, सारे सीड्स को, ये हो गया आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है। ड्रिलिंग मेथड, ड्रिल कर रहे हो, पहले क्या होता था, बैम्बू से होता था, फरोज मतलब कि गड्ढे बना बना के उसमें क्या होता था, फरोज ऐसे होता था ना, कि आप देखोगे बैम्बूज का इस्तेमाल करते थे और उसमें ऊपर से सीड डालते रहते थे, तो वो क्या होता था, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग मेथड। इसमें एक पर्टिकुलर ये क्या होता था कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अपने आप क्या करोगे, आप उस बैम्बू से सीड्स गिराते रहोगे और होता रहेगा। फिर आता है ड्रिबलिंग मेथड, इसमें क्या होता है, ड्रिबलिंग मेथड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही क्या होगा, आप गड्ढा करोगे और वहां पे क्रॉप्स गिराना शुरू कर दोगे, क्रॉप के सीड्स, ताकि आपको जब ये क्रॉप्स हो तो आपको सबके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिखता रहे, तो ये ड्रिबलिंग मेथड है। 3 मेथड हो गए सोइंग ऑफ सीड्स, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पढ़ लो। इसमें क्या होगा, फरो बनाओगे, मतलब कि गलियां बनाओगे उसके थ्रू, ठीक है। पहले अब बैम्बू से करते थे, अब आप इससे करते हो, ठीक है, समझ गए। इसमें देखो यहाँ ऊपर सीड्स होती हैं, और ये जो है इन सब में क्या होता है, एक एक पाइप होता है छोटा सा, वो गड्ढा करता रहता है और ऊपर पाइप से क्या होता है, ऊपर से सीड्स गिरती रहती हैं, तो ये अपने आप आपका सोइंग हो जाता है, ठीक है। चल समझ गए। चलिए, ट्रांसप्लांटेशन मेथड, इसमें सिंपल तरीका क्या है, इसमें आप पहले आप क्या करोगे, नर्सरीज में एक छोटे से एरिया में क्या करोगे, पहले आप राइस की कल्टीवेशन करोगे, जब वो पौधे बन जाएंगे, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े बड़े, ठीक है, क्या लिखा है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप देखोगे उसको उठा के फिर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाना शुरू कर दोगे, ये है आपका क्या, ये है आपका ट्रांसप्लांटिंग मेथड, ट्रांसप्लांट कर रहे हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा रहे हो, ठीक है। और ये क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये बहुत ही हाई यील्ड देता है, किसका, बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करता है। अब आता है जापानीज मेथड होता है, ये भी वही तरीका है, नर्सरीज में पहले देखो, नर्सरीज में ये सारे पेड़ उगा लिए गए, अब गाड़ी के थ्रू क्या होगा, गाड़ी हो चाहे जिसके थ्रू हो, आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ये सारे क्रॉप लगाते चले जाओगे, मतलब जापानीज मेथड भी एक तरीके से क्या है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड ही है, समझ रहे हो।
तो ये हो गया क्या, ये है आपका। इसमें क्या होता है, मेन्योर्स आर एक्सटेंसिवली यूज, इसमें बहुत मेन्योर्स का इस्तेमाल होता है। मेन्योर्स क्या होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। मेन्योर्स क्या होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, और इससे क्या होगा, आपका यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया क्या, द रो ऑफ प्लांट्स आर फिक्स, मतलब कि इसमें क्या होता है, फिक्स रहता है कि कितने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपकी रोज होंगी, कितने पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपकी सारी स्विंग होगी, समझ रहे हो आप लोग। तो ये हो गया जापानीज मेथड, और ट्रांसप्लांटेशन मेथड सेम है, बस वो जापान में हो रहा है, बस यही बात, और कुछ नहीं, बस याद होना चाहिए दोनों। आए अब देखिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों का छूटा होगा, याद रखिए। अभी है 2-3 टॉपिक और है, ऐसा नहीं छूट गया पूरा खत्म हो गया, अभी नहीं है बच्चे। बट मैं ये कह रहा हूं अभी तक जितना है सब कवर हो गया। एग्जाम में अगर एक भी टॉपिक आया तो गलत नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो। सबके ऊपर आपके पास 4-4 पॉइंट्स हैं, आपको पूरी बुक रटने की जरूरत है क्या है, 4 पॉइंट निकाल के दे तो दिए हमने आपके लिए, इससे ज्यादा हेल्प क्या चाहिए, ठीक है। हमारी बस इतनी मदद करिएगा कि आप मेहनत करिएगा, जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करिएगा। 100 मार्क्स लाने हैं, आपको लाने हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बट हम क्या करेंगे, आपकी उसमें मदद कर, समझ रहे हो। चलिए अब बताओ, वीट के देखा जाए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड में अगर 100 केजीज होता है, उसका 12 केजीज इंडिया में हो रहा है अकेले। और पता है सबसे टॉप का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, यूक्रेन, रशिया, ये सब एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसी को वीट बोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ना। बट अभी तो वॉर चल रही है, इस वजह से इसका फायदा कौन उठा रहा है, इंडिया। आपको पता है कि नहीं, इंडिया फायदा उठा रहा है, वहां और रही तो क्या हो गया, हम देंगे आपको वीट, तो पूरी वर्ल्ड को वीट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया। तो इसको बोलते हैं बिजनेस, समझ रहे हो। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए, कूल चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये रबी क्रॉप है भाई। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जब कूल है तो 10 से 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए, उधर 22 डिग्री के अबव चाहिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो क्या है, रेनफॉल भी ज्यादा नहीं चाहिए होती, 80 सेंटीमीटर के अबव हो बस, बहुत सही, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग के टाइम वो भी ठीक है। अब देखो क्या है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होनी चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि भाई पानी हमेशा बना रहे, पानी हमेशा बना रहेगा तो आपकी क्या हो जाएगी, वो फसल खराब हो जाएगी वीट की। चलिए मेथड ऑफ कल्टीवेशन वही चीज है ना, आपकी ड्रिलिंग मेथड और ब्रॉडकास्टिंग मेथड से ही होता है, ठीक है। वीट क्रॉप राइपनिंग इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन, ठीक, ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कहाँ कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सभी तो है। आप देखोगे ये नॉर्थन इंडिया जितना है वो सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, बहुत वीट उगाते हैं हम लोग, ठीक है। yield of wheat is low in MP, महाराष्ट्र, but as it is going under rainfed condition। अब देखो इन कुछ स्टेट्स में जो yield है, मतलब yield मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एकड़ एरिया में, yield वाला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में, इसीलिए ये पढ़ा रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जाइएगा तो आपको पढ़ के बड़ा मजा आएगा। क्यों कि आप देखोगे दोनों चीजें जब आपको समझ में आ गई, बोर्ड्स के प्री IQ जब अभी हम लोग करवाएंगे, या आप लोग भी देख रहे होगे, तो आप देखोगे आपको सारे क्वेश्चन आ गए। आप इनफैक्ट आप प्री बोर्ड के भी क्वेश्चन आंसर मिलाओगे तो आपको हाँ के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप समझ रहे हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको प्री बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन मिला हो और वो टॉपिक हमने डिस्कस ना किया हो, सब मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि ये रेन फेड कंडीशन में होता है। ये लोग सारे कौन है, जिनको जो रेन पे डिपेंड होके अपना एग्रीकल्चर करेंगे। तो कॉमन सेंस है भाई, मानसून हमारे मनमौजी आदमी, वो बरसेंगे ही नहीं, तो आपका प्रोडक्शन होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ का यील्ड क्या है, बहुत कम है, ठीक है। चलिए पल्सेस की बात करें, पल्सेस आर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द वेजिटेरियन फूड एज दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमको भी पता, हम लोग कहते हैं ना दाल खा लो भाई, दाल से क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वही है। दीज आर लेग्यूम क्रॉप्स व्हिच इंक्रीजेस नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। याद रखना ये जो पल्सेस हैं यही इंडिया की क्या है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, लेग्यूम क्रॉप्स ही बोलते हैं। और लेग्यूम क्रॉप्स का काम क्या होता है, लेग्यूम क्रॉप्स का काम ये होता है कि फर्टिलिटी जो लैंड की है, जो फील्ड की फर्टिलिटी है, वापस से क्या करती है, वापस से बढ़ा देती हैं। इन लोगों ने पढ़ा है उस चैप्टर में भी, ठीक है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, उस चैप्टर में नहीं, उस क्वेश्चन आंसर सीरीज में, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बना दी आपके सहूलियत के लिए, सारा काम कर दिया गया। आपको क्या करना है, सिर्फ उठा के फोन कान में ये लगाना और पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। चलिए इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, अकाउंट फॉर 1/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, टॉप पे है प्रोडक्शन में, और इंडिया क्या करता है, 1/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस इन द कंट्री इज लार्जली कंसंट्रेटेड इन द ड्राई लैंड ऑफ। अब याद रखिए पल्सेस के साथ क्या है, ये ड्राई लैंड, मतलब इनको क्या करना है, इनको बहुत पानी की जरूरत नहीं है, वहां हो जाएंगी। जैसे एक बार इनको आपने सीड लगाया, पानी दिया, और आपको मुश्किल से 1-2 बार और पानी देना होगा, बहुत ही कम, ये ड्राई लैंड कंडीशन में हो जाती है। मतलब इनको सूखे में भी आप देखोगे तो हो जाएंगी, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। सूखा पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम पल्सेस बनेंगे और आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे हम, चाहे जैसे बारिश हो, आंधी तूफान आए, चाहे ठंडक पड़े, कोहरा पड़े, जो भी हो,
आपके लिए वीडियोस तो आ रही हैं तो आएंगी, मतलब हम लोग आपके लिए क्या है, पल्सेस हैं, प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ब्रेन के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो वही काम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ग्राम्स एंड तूर आर द मेन पल्सेस कल्टिवेटेड इन इंडिया। अब ये देख लो फिर क्या है, रेन फेड क्रॉप्स हैं। रेन फेड क्रॉप्स क्यों है? क्योंकि आपको पता है ड्राईलैंड एरिया में होती हैं, जहां पे बारिश होगी तो हो गई, ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, थोड़ा पानी दे दो, उग जाएंगी, पल्सेस दे देंगी, आपको बढ़िया प्रोटीन मिल जाएगा। समझ गए? ये पल्सेस के साथ 3-4 पॉइंट्स हो गए। फिर आता है शुगर केन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप। शुगर केन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बिना मिठास के कोई चीज अच्छी नहीं, राइट? मिठास तो बहुत जरूरी है। तो मिठास कहां से आएगी? मिठाई से आएगी या शुगर, ठीक है, उसमें मेन कंपोनेंट क्या है? शुगर। वो कहां से मिलेगा? शुगर केन। इसलिए इंडिया में शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? 21 से 27 के बीच में चाहिए। टेम्परेचर रेनफॉल 175 टू 100 चाहिए। लोमी सॉइल चाहिए। इज अ ट्रॉपिकल एरिया क्रॉप अंडर रेन फेड कंडीशन, इट इज कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बट इज लार्जली इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया। देखो ये एक इंडिया की क्या है, इरिगेटेड क्रॉप है। जब भी अगर आप कभी नोटिस करना, अगर आपको कभी भी शुगर केन के फार्मिंग दिखेगी, शुगर केन की फार्मिंग दिखेगी, तो आप देखोगे इसमें पानी बहुत भरा मिलेगा। यानी कि क्या है, ये एक इरिगेटेड एरिया है, ये इरिगेटेड क्रॉप है, इसको बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक सेकंड, हाँ पानी। तो खा दे। तो क्या है, इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर इन 2018, बीट्स ब्राजील फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 इयर्स। इंडिया ने क्या किया? आपको पता है वर्ल्ड में शुगर केन प्रोडक्शन में कौन है टॉप? ब्राजील। ब्राजील को भी हमने पीछे कर दिया था, कब? 2018-19 में। किस लिए? शुगर प्रोडक्शन में। तो आप समझ रहे हो कि उन्होंने इतना शुगर बनाया, इतना शुगर बनाया कि ब्राजील की शुगर कम पड़ गई। ये हो गया, ठीक है। इंडिया में क्या, इंडो गैंगेटिक प्लेन इज कल्टिवेटेड लार्जली कंसिडरेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें क्या कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो ये हिस्सा जो है इंडिया का, जिसको नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ये एरिया जो है, ये शुगर केन प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, शुगर केन ग्रोइंग एरिया इन वेस्ट इंडिया स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में भी शुगर केन प्रोडक्शन होता है। और याद रखिए, सॉइल चैप्टर में पढ़ा है, ब्लैक सॉइल यूज होती है। ब्लैक सॉइल शुगर केन और कॉटन दोनों के लिए यूज होती है। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। समझ रहे हो? चलिए, ये हो गया आपका शुगर केन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको, मुझे लगता है ये आपको प्री बोर्ड में मिल ही गया होगा, नहीं मिला होगा तो नेक्स्ट प्री बोर्ड में मिल जाएगा, और वहां पे भी नहीं मिला तो आपको बोर्ड में मिल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन एकदम पेट। क्यों? क्वेश्चन क्या है, वाई इज द शुगर इंडस्ट्री शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न टू पेनिनसुलर इंडिया? इंडिया के जो नॉर्दर्न इंडिया में पार्ट इंडस्ट्री थी शुगर की, अब वो साउथ इंडिया में क्यों शिफ्ट हो रही है? पहला पॉइंट क्या है, द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया रिजल्ट्स इन हायर यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर ऑफ लैंड। याद रखिए कि भाई साउथ इंडिया का क्या है, इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, दो हिस्से में डिवाइड कर देता है। ये रीजन तो टेम्परेट हो गया ना, ये ट्रॉपिकल है, और शुगर क्या है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप को क्या चाहिए, ट्रॉपिकल क्रॉप को बहुत ठंडी नहीं चाहिए होगी। और आपको पता है नॉर्थ इंडिया की ठंडी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है, यूपी में कभी कभी कोहरा घना हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स किसको, हमारे शुगर को नहीं चाहिए। तो वो कहां पे होगा, साउथ में होगा, कभी कोहरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। हायर सुक्रोज कंटेंट इन द पेनिनसुलर एज हियर ग्रोस ट्रॉपिकल वैरायटीज ऑफ शुगर केन। भाई शुगर सुक्रोज कंटेंट, जो जूस होगा, जो शुगर कंटेंट होगी उस शुगर केन में, वो साउथ में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, आपकी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है ना, और आपका शुगर केन क्या है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो, ट्रॉपिकल शुगर केन एरियाज आर इन द नॉर्दर्न प्लेन। अब इंडिया में क्या है, जो नॉर्थ प्लेन में ट्रॉपिकल है वो शुगर केन है, वो उसमें उतना सुक्रोज कंटेंट नहीं है। सब ट्रॉपिकल वैरायटी हैज अ लो शुगर कंटेंट, मतलब जो जो हमारा नॉर्थ इंडिया में है उसको सब ट्रॉपिकल बोलेंगे। तो सब ट्रॉपिकल वैरायटी में शुगर कंटेंट कम होता है। चलिए, शुगर फैक्ट्रीज शट इन विंटर फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेस फैक्ट्रीज। अब देखो विंटर्स में क्या होता है, शुगर फैक्ट्रीज बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है। बट साउथ में देखोगे भाई, वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, पूरे साल प्रोडक्शन होगा, पूरे साल प्रोडक्शन होगा, तो पूरे साल फैक्ट्रीज काम करती रहेंगी। तो ये एक फैक्टर है। लॉन्ग क्रशिंग सीजन होता है साउथ में। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में क्या है दिक्कत कि भाई आपको उगाया, आपको काटना है तुरंत, मतलब कि
ज्यादा टाइम नहीं है, काटो और तुरंत उगाओ, सॉरी पीस दो, उसमें से जूस निकाल लो ताकि आपका शुगर केन जूस निकल के उसमें से शुगर निकलना शुरू हो जाए। ये जो टाइम है जिसको क्रशिंग पीरियड बोलते हैं ना, वो बहुत ही कम है, मगर साउथ में क्या है, क्रशिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर मोर सक्सेसफुल इन मैनेजमेंट इन साउथ इंडिया। अब कोऑपरेटिव शुगर मिल क्या होती है? कोऑपरेटिव शुगर मिल, कोऑपरेटिव नाम से चला, कोऑपरेटिव ऐसा ऐसा शुगर मिल जिसमें सब लोग मिलके काम कर रहे हो। ठीक है, तो साउथ में ये कोऑपरेटिव शुगर मिल जो होती है वो बढ़िया काम कर रही होती है, अच्छा उनका मैनेजमेंट है। नॉर्थ इंडिया में इनका मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। बस इतना याद रखो भाई। आपको क्या है, आपको इन डेप्थ थोड़ी ना समझना है कि वहां पे असलियत में क्या हो रहा है, वहां लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, क्या उसके उसकी बन नहीं रही, चाचा भतीजा, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, आपको ये तो पढ़ना नहीं, आपको बस इतना सिंपल समझना है कि नॉर्थ वाले मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाते हैं कोऑपरेटिव शुगर मिल का, साउथ वाले ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, इसलिए साउथ में सारी फैक्ट्रीज शिफ्ट हो रही है। बस इतना समझ लो, समझ गए? चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट याद कर लीजिए, हो जाएगा काम। ग्राउंडनट की बात करें, भाई ठंडी आ रही है, आप क्या कर रहे हो, मूंगफली खा रहे हो कि नहीं, ऑयल सीड। तो देखो दोनों टाइम का इसका अलग है। इट लार्जली रेनफेड इन खरीफ क्रॉप और ड्राई लैंड, बट इन सदर्न इंडिया इट इज द कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द राबी सीजन। ठीक है खरीफ क्रॉप, मगर सदर्न इंडिया में कब है, राबी। राबी में भी इसका उगाया जाता है। इसको क्या चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए। इंडिया का 3.6% है, और हाइयर इन तमिलनाडु। मतलब आप देख रहे हो ईल्ड जो है, जो प्रोडक्शन है, वो तमिलनाडु का ज्यादा है, साउथ का ज्यादा है। ठीक है, प्लस इट्स लो इन तेलंगाना आंध्रा। मतलब देखोगे कि तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब याद रखिए, जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात। अगर कभी भी कोई पूछे कि गुजरात सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन, या फिर आप पूछ लो ग्राउंडनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, तो गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने ये क्वेश्चन आंसर सीरीज में किया हुआ है, याद रखे, याद आ गया होगा अगर आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है। राइट, अब आता है रेप सीड या फिर मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब आपको पता है सरसों, एक ऑयल सीड है। आपको पता है ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि राबी सीजन में होगी, राबी सीजन मतलब विंटर्स में होगी, अभी उन्होंने पढ़ा। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, राजस्थान कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब आप देख रहे हो कि इंडिया में राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि आप क्या बोलते हो, राजस्थान इज अ ट्राई स्टेट, वहां पे तो बारिश ही नहीं होती, बहुत कम होती, मगर वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन राजस्थान में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब बात करें ईल्ड की। देखो प्रोडक्शन और ईल्ड में दोनों में अंतर है। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस कितना हो रहा है, ईल्ड में एक पर्टिकुलर एकड़ एरिया में कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, वो होता है ईल्ड। और प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन तो राजस्थान में हो रहा है, बट ईल्ड की बात करें तो कहां ज्यादा हो रहा है, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, चलो अब कॉटन की बात करते हैं। कॉटन आ गया भाई, कॉटन के साथ क्या है, आपको बस ये 3-4 चीजें याद करनी है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रेनफॉल क्या होनी चाहिए, सॉइल टाइप क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको पता है कि भाई टेम्परेचर 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 21 to 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक, सॉइल कैसी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल, है ना, वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। आपको पता है ब्लैक सॉइल को कॉटन या रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? कहां पे, इट इज अ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन इन समर। ठीक है, अब देखो बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, गुजरात। अब लेबर की बात करें, इसमें कैसे लेबर चाहिए होंगे, तो देखिए लेबर क्या है, आपको पता है कि अभी भी इसमें क्या है, पुरानी मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको देखोगे ज्यादा एफिशिएंट, मतलब कि ज्यादा वो हाईली नॉलेजेबल वर्कर्स की जरूरत नहीं है, कॉमन लोग भी काम कर सकते हैं इस फैक्ट्री में। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज में। चलिए अब आता है जूट। जूट की बात करें, जूट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर इन इंडिया आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर इंडिया में कौन है, जूट। इसके लिए क्या चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 120 से, याद रखिए तो बहुत बारिश चाहिए, बहुत पानी चाहिए, समझ रहे हो, जितना जैसे आपको उसको पानी चाहिए, किसको, राइस को, वैसे ही बारिश का पानी इसको, या इसको पानी बहुत चाहिए, किसको, आपके जूट को। ठीक है, इसको क्या चाहिए, कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए कैश क्रॉप है, वेस्ट बंगाल इसको बेच के बहुत पैसा कमा रहा है। ठीक है, ठीक है, एंड एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इंडिया के पास क्या है, बहुत ज्यादा जो जूट ग्रोइंग एरिया था वो कहां चला गया, ईस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश में चला गया। जब हमारा पार्टीशन हुआ तब भी हम बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर बहुत बड़ा एरिया जो था प्रोडक्शन का वो कहां शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया हमारे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में। ठीक है,
फिर एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 3/4 ऑफ द जूट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी इंडिया क्या कर रहा है? 3/4 प्रोडक्शन, मतलब 3/4 प्रोडक्शन, मतलब 75% प्रोडक्शन कौन कर रहा है? इंडिया। वेस्ट बंगाल क्या करता है? वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया का, अब वो भी 3/4 प्रोडक्शन करता है। और कहां पे प्रोडक्शन होता है जूट का? आपका और प्रोडक्शन होता है बिहार और असम में। समझ गए? चलिए, कॉटन के क्या क्या है? इट इज नेसेसरी दैट सॉइल इज रिप्लेस्ड एनुअली एंड बाय द स्टिल लेटेंट फ्लड वाटर ऑफ द रिवर। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉटन के जैसे जो जूट है वो भी क्या करता है? आपके सॉइल की फर्टिलिटी बहुत तेजी से ले जाता है। तो वो फर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, आप फर्टिलिटी को मैनेज करने के लिए क्या होना चाहिए? आपको फ्लड वाटर के आसपास, फ्लड वाटर इसमें जैसे जैसे फ्लड वाटर गिरेगा, फ्लड वाटर क्या करता है? फ्लड वाटर आता है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आता है, वहां बैठा देगा, सेटल हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, उससे क्या होगा? वो सॉइल वापस से फर्टाइल हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर इसमें भी चीप लेबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां होता है? आपको पता है जूट का इस्तेमाल क्या होता है? मेकिंग ऑफ क्लोथ, बैग, सैक, डेकोरेटिव आइटम्स। आप देखोगे घर में एक ना एक आपको जूट का बैग जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? जूट बहुत यूजफुल है। अब आता है टी। टी के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? 20 to 30 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल ऐसी होनी चाहिए। डीप फर्टाइल, वेल ड्रेन, रिच इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसमें ये सब, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर बात करें क्या है? टी लीव्स हैव अ रिच कंटेंट ऑफ कैफीन एंड टेनिन, ये तो हमको पता है। इट इज इंडिजिनियस क्रॉप ऑफ हिल्स ऑफ नॉर्दर्न चाइना। आपको पता है कि कहां से आई है? चाइना से आई है। चाइना से इंडिया आई, कौन लेके आया? ब्रिटिशर्स लेके आए। ठीक है, तो इट इज ग्रोन अंडर द अनडिलेटेड टोपोग्राफी ऑफ हिली एरियाज। हमेशा हिली एरियाज में ही उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वेल ड्रेन्ड सॉइल, बारिश ही पानी निकल के भाग गया, वहां पे रुकेगा नहीं, वहां पे रुकेगा नहीं, तो वो सॉइल मतलब कि वो आपकी क्रॉप खराब होगी नहीं। प्लस पूरा ओरा जो होता है वो भी इसके लिए क्या होता है? कभी कभी खराब कर देता है पूरी क्रॉप को, वो भी, उससे भी बचना है इसको, राइट? फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट से। चलिए, तो ये हो गया आपका टी। इन इंडिया टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन 1840s इन द वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड असम व्हिच इज स्टिल द मेजर टी प्रोड्यूसिंग। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस कहां टी होती है? असम, राइट? लेटर ऑन इट्स प्लांटेशन वाज रिड्यूस्ड इन द सब ट्रॉपिकल वेस्ट बंगाल। अब दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये सब एरियाज भी क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन में क्या है? बहुत आगे हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ा होगा ना, ये दार्जिलिंग की चाय इसीलिए फेमस है। क्यों? क्योंकि अब वहां से असम से शिफ्ट होकर यहाँ पे भी होने लगा। टी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड एट लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरीज। अब नीलगिरीज कहाँ पे है? साउथ में। देखोगे जब हम लोग मैप वाला पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नीलगिरीज भी हैं। नीलगिरीज हो गया, कार्डमम हो गया, ये सब कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में। तो ये हो गया क्या? आपका टी प्लांटेशन का। अब बात करते हैं, आपका ये चैप्टर जो है वो एक तरीके से पूरा खत्म हो गया है। एंड आई होप आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो एग्रीकल्चर में बचा होगा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज अलग एक चैप्टर है, वो हम लोग कर लेंगे, पर एग्रीकल्चर को हमने क्या किया? आई गेस देखिए 1 घंटे के अंदर पूरा खत्म कर लिया। 1 घंटा 8 मिनट या 10 मिनट होगा ऐसा। तो 1 घंटे के अंदर हम लोग ने पूरा एग्रीकल्चर का जो चैप्टर था, जो हो सकता है आपको लग रहा बहुत टफ, आई थिंक अब आपको इजी, आई थिंक 1-2 बार और देखोगे तो इजी तो लग ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ये हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। तो आप देखो ये चैप्टर को 1-2 बार और पढ़ना, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में देखना जाके, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चैप्टर आपको तैयार कर लेना है एकदम बाय हार्ट। और आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, सेक्शन वाइज बांटे भी हैं कैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसमें कोई 4-5 चैप्टर हैं, बट आपको एमसीक्यूज के लिए भाई हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है ना, 100 की तैयारी कर रहे हो, आप कोई 80-60 की तैयारी नहीं कर रहे हो, 60-70 की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही 100 की। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ये जो मार्क्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके मार्क्स जो अगर फुल आ गए, 100 आ गए, तो ये आपकी ओवरऑल परसेंटेज को ऐसा बूस्ट करेंगे कि आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये क्या है? ये आपको पता है कि ये सारे चैप्टर्स क्या करेंगे, ये आपको बूस्ट कर देंगे आपकी ओवरऑल परसेंटेज। भाई टॉप 10 में आ जाओगे, टॉप बढ़िया अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, राइट? चलिए, तो थैंक यू।